हेलो फ्रेंड्स। आज हम स्टैटिस्टिक्स का एक बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी। ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, साथ में ये थोड़ा लंबा चैप्टर भी होता है। इसमें बहुत सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हमको पहले सीखने पड़ते हैं, तब जाकर के हम हमारे मेन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाते हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा इस चैप्टर के बारे में बता रहा हूँ। सबसे पहले तो ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स माना जाता है, और क्योंकि इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आते हैं इसलिए स्टूडेंट्स को ये कई बार डिफ़िकल्ट भी लगता है। दूसरी बात ये है कि इस चैप्टर के क्वेश्चंस की जो वैराइटीज़ आती है उसकी भी कोई लिमिट नहीं है। बहुत सारे वैरायटी के क्वेश्चंस इसमें बन सकते हैं। तो हमें बेसिकली इसमें नंबर ऑफ़ वैराइटीज़ को समझने से ज़्यादा कॉन्सेप्ट समझने पे ध्यान रखना पड़ेगा। कहने का मतलब है कि बहुत से चैप्टर्स ऐसे होते हैं स्टैटिस्टिक्स के अंदर जिसमें हमको कुछ पर्टिकुलर वैराइटीज़ अगर बता दी जाती है, और अगर हम उन वैराइटीज़ पे फोकस कर लेते हैं, हर एक वैरायटी पर थोड़ी वर्किंग कर लेते हैं, मेहनत कर लेते हैं, तो हम अपने आप में रिलैक्स हो जाते हैं कि हाँ भाई, जो क्वेश्चन आएंगे वो इन्हीं कुछ वैराइटीज़ में से आएंगे। लेकिन ये एक ऐसा चैप्टर है जिसके अंदर हमें वैराइटीज़ को याद करने से काम नहीं चलेगा। इसमें हमें सिस्टम को समझना पड़ेगा, तरीके को समझना पड़ेगा, और फिर उसके अलावा बहुत सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स तो हमें अलग अलग से समझने ही पड़ेंगे। तो मैं आपको बोलूँगा कि ये एक बहुत ही अच्छा चैप्टर होने वाला है। इंटरेस्टिंग चैप्टर लगता है ये सबको, लेकिन मैंने इसको डिफ़िकल्ट सिर्फ इसलिए बोला क्योंकि ये थोड़ा बड़ा है। बाकी जिनको इंटरेस्टिंग लगता है, जो इसको शुरू से अपने कंट्रोल में रखते हैं इस चैप्टर को, उनके लिए फिर ये डिफ़िकल्ट नहीं रहता है। लेकिन मैं आपको सबसे पहले ही फर्स्ट क्लास से ही ये वार्निंग देना चाहूँगा कि आपको कंटिन्यूस इसमें रिवीजन करते रहना पड़ेगा, क्योंकि ये जो चैप्टर है ये कोई फॉर्मूला बेस्ड नहीं है। जैसे स्टैटिस्टिक्स में और जो चैप्टर्स होते हैं उनमें तो अगर हमने फॉर्मूलों को अभी याद नहीं करके बाद में भी कर लिया तो भी काम चल जाएगा। हालांकि मैंने उसमें भी आपको एक बात बोली हुई है कि फॉर्मूले भी अगर साथ के साथ में याद कर लिए जाते हैं तो वो बहुत ही ईजी रह जाता है हमारे आगे के लिए। लेकिन जहाँ तक इस पर्टिकुलर चैप्टर का सवाल है, तो देखिए ये जो चैप्टर आपको दिख रहा है इसमें फॉर्मूलों का रोल मिनिमम है, मिनिमम टू मिनिमम है। यहाँ पर तो हमें कॉन्सेप्ट्स समझने पड़ेंगे, हमें अपने दिमाग को एक्टिव करना पड़ेगा, और अपने कॉमन सेंस को भी हर समय एक्टिव रखना पड़ेगा। तो मैं ये चाहूँगा कि आप पहली क्लास से ही बहुत ही स्ट्रिक्ट रहे इस चैप्टर के अंदर, आप ज़रा भी ढील नहीं दे। नहीं तो जब ये चैप्टर ख़त्म होने की तरफ बढ़ेगा तो शायद आप मेरे से ये बोलेंगे या मन ही मन में सोचेंगे कि यार ये चैप्टर तो अपने को समझ में ही नहीं आया, जबकि शुरू की क्लासेस में आपको समझ में आता रहेगा। लेकिन अगर लास्ट में आप ये बोले कि हमें समझ में नहीं आया, तो इसका एक ही रीज़न हो सकता है कि आपने कहीं ना कहीं अपनी लूजनेस दिखा दी, आपने ढील छोड़ दी, आपने चैप्टर पे कंट्रोल नहीं रखा। तो मैं आपको स्पेशल वार्निंग देना चाहूँगा इस चैप्टर के लिए। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। हम पहले इसके बारे में समझते हैं प्रोबेबिलिटी होता क्या है। तो देखिए सबसे पहली बात कि वैसे प्रोबेबिलिटी वाला चैप्टर आपका पहले भी किया हुआ रहता है। मैं तो ये बोलूँगा कि 10th क्लास तक में भी प्रोबेबिलिटी सबने पढ़ी हुई होती है। थोड़ा आइडिया सबको होता है प्रोबेबिलिटी वाले चैप्टर के बारे में, लेकिन अब हम नो डाउट इसके अंदर बहुत सारी और बातों को ऐड करके इसका थोड़ा वाइड लेवल कवर करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा बिल्कुल ही बेसिक लेवल से, बिल्कुल बेसिक लेवल से, कि अगर आप बोले सर हमें तो कुछ याद ही नहीं है, हमने 10th क्लास में प्रोबेबिलिटी के बारे में क्या पढ़ा हुआ है। अगर आपको याद नहीं भी है तो भी नो प्रॉब्लम, मैं आपको बिल्कुल ज़ीरो लेवल से, बिल्कुल स्क्रैच से हर बात आपको समझाते चलूँगा। एक बात और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप अपने पास कैरी करेंगे रजिस्टर और पेन, और आपको हर चीज़ को पेन डाउन करते जाना है। बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूँ। वैसे तो मैं ये बात आपको हर क्लास में कहता हूँ, हर सब्जेक्ट में कहता हूँ, लेकिन मैं स्पेशली पहली बार में ही आपको कह रहा हूँ। यहाँ पर हमारा मेन रोल प्रैक्टिस का रहेगा। हमें नंबर ऑफ़ एग्जाम्पल्स जो मैं आपको देता चलूँगा वो सारे के सारे हमें जितनी हम प्रैक्टिस करेंगे उतने ही ज़्यादा क्लियर होते जाएंगे।
तो इसमें केवल पढ़ने की बात नहीं है, केवल रटने की बात नहीं है, आपको प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा। तो इसलिए पहले से ही मैं आपको कह रहा हूँ, आपके पास रजिस्टर पेन होना चाहिए। हर बात जो मैं आपको बताऊंगा, जो मैं लिखूंगा, सभी बातें आपको भी पेन डाउन करनी होगी। क्लियर है? चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रोबेबिलिटी वर्ड का हम क्या मतलब समझते हैं? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म प्रोबेबिलिटी? देखिए, प्रोबेबिलिटी वर्ड का मतलब, अगर मैं आपको इसका मीनिंग बताऊं तो आई वुड से प्रोबेबिलिटी मीन्स किसी चीज के होने की चांस, या मैं इसको और स्पेसिफिकली बोलूं तो किसी घटना के होने की चांस। जैसे मैं अगर ये जानना चाहता हूं, मैं इस तरह से किसी से पूछता हूं, भाई आज कितनी चांस है कि रेनफॉल आएगी, बारिश आएगी, बताओ ऐसी कितनी चांस है? तो मैं बेसिकली उससे प्रोबेबिलिटी ही पूछ रहा हूं। देखिए, अक्सर हम इस तरह का डिस्कशन करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई अपने फ्रेंड को कह रहा है कि भाई 50% चांस है मैं इस पेपर को क्लियर कर लूंगा, या कोई तो ये कहता है भाई 100% चांस है कि ये पेपर तो मेरा क्लियर होगा ही होगा। ये चांस का मतलब क्या होता है? मतलब कितनी पॉसिबिलिटी है कि मैं पेपर क्लियर कर लूंगा। तो चांस या पॉसिबिलिटी को ही हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं। तो चांस या पॉसिबिलिटी जो हम रेगुलर लैंग्वेज में शब्द यूज कर रहे हैं, उसको ही यहां पर प्रोबेबिलिटी कहा जा रहा है। ये पहली बात हो गई। अब दूसरी बात, हम ये चांस या पॉसिबिलिटी किस चीज की देख रहे हैं? जरूर कोई ना कोई ऐसी घटना होगी जिसकी ही हम चांस पहचान रहे हैं, जिसकी ही हम पॉसिबिलिटी ढूंढ रहे हैं। अब वो घटना कुछ भी हो सकती है, जैसे बारिश आना, वो एक घटना हो सकती है जिसकी मैं चांस देखना चाहता हूं। पेपर में पास होना, वो भी एक घटना हो सकती है। मतलब कोई ना कोई ऐसा घटना जरूर होगी जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं इवेंट। कोई ना कोई ऐसा इवेंट जरूर होगा जिस इवेंट की ही हम चांस निकालना चाहते हैं, जिस इवेंट की ही हम प्रोबेबिलिटी निकालना चाहते हैं। तो मैं यहां पर ऐसा लिखता हूं कि प्रोबेबिलिटी मींस किसी इवेंट के होने या नहीं होने की चांस। किसी इवेंट के होने या नहीं होने की चांस। अब जैसे मैंने आपको अभी बोला भी, मैं फिर से कहता हूं, आपको बेसिक बात पहले क्लियर होनी चाहिए। ये चैप्टर कहना क्या चाहता है हमसे, इसमें हम क्या बात को स्टडी करने वाले हैं। तो जैसे मान लीजिए मैं ये देखना चाहता हूं कि कोई पर्टिकुलर मैच में इंडिया के जीतने की कितनी चांस है, तो बस वही प्रोबेबिलिटी है। और यहां इवेंट किसको कह रहा हूं मैं? इंडिया का मैच जीतना इज द इवेंट। इसका उल्टा भी हो सकता है, इंडिया के मैच नहीं जीतने की चांस अगर मैं देख रहा हूं तो उसे भी प्रोबेबिलिटी बोलेंगे। तो यहां पर इवेंट क्या हुआ? इंडिया का मैच जीतना। लेकिन मैं उस इवेंट के नहीं होने की चांस पहचानना चाहता हूं। मतलब मैं किसी इवेंट के होने की भी चांस पहचानना चाहता हूं, या हो सकता है मैं किसी इवेंट के ना होने की चांस पहचानना चाहता हूं। तो कुछ भी हो सकता है। अगर मैं किसी इवेंट की चांस पहचानना चाहता हूं तो उसी को कहते हैं प्रोबेबिलिटी। अभी तक की बात आपको क्लियर हो गई होगी। अच्छा, हम नॉर्मल में लैंग्वेज किस तरह से यूज करते हैं? हम नॉर्मली इस तरह की लैंग्वेज यूज करते हैं कि भाई 50% चांस है कि ये काम हो जाएगा। तो कहने का मतलब है 50% प्रोबेबिलिटी है कि ये काम हो जाएगा। मैं आपको कई बार कह चुका हूं, चांस और प्रोबेबिलिटी एक ही बात है, आप इनको एक ही बात समझिए। लेकिन हाँ, हम इस चैप्टर में बार बार कौन सा शब्द यूज करने वाले हैं? प्रोबेबिलिटी। हम चांस वर्ड को यूज नहीं करेंगे, वी विल यूज द टर्म प्रोबेबिलिटी। तो कहने का मतलब मैं यहां पर ये बोलना चाह रहा हूं कि प्रोबेबिलिटी इज 50%। कोई पर्टिकुलर चीज के होने की प्रोबेबिलिटी मैंने बता दी 50%। इस 50% को मैं और कैसे लिख सकता हूं? देखिए, आपको पता होना चाहिए 50% कैन बी रिटन लाइक दिस। 50
50%। जब हम कह रहे हैं 50%, तो पर का मतलब है अपॉन, सेंट का मतलब है 100। ये आपको पता होगा, सेंट किसको कहते हैं? 100 को। तो 50% कैन बी रिटन लाइक दिस, 50/100। तो इसका मतलब 50% को हम 0.5 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 50/100 कैन बी रिटन बाय लाइक 0.5। तो मैं यहां पर दोनों बातें कह सकता हूं। मैं ये भी कह सकता हूं कि प्रोबेबिलिटी 50% है, मैं ये भी कह सकता हूं कि प्रोबेबिलिटी 0.5 है। अच्छा, चलिए ये बात आपको समझ में आई गई होगी। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं। अब हम इस बात का डिस्कशन करते हैं कि हाउ टू कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट कैसे किया जाए, ये हमारा मेन टॉपिक है। प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट कैसे किया जाए, क्योंकि हमसे इस चैप्टर में जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आप मान के चलिए वो सभी के सभी क्वेश्चंस यही पूछेंगे कि प्रोबेबिलिटी निकाल के बताओ, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी, फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी। तो हमारा इस चैप्टर में अल्टीमेट क्वेश्चन यही होने वाला है हमेशा कि प्रोबेबिलिटी निकाल के बताओ। लेकिन अब प्रोबेबिलिटी किस बात की निकालनी है, बस यही अंतर आ जाएगा। और उस अंतर के कारण ही कोई क्वेश्चन तो हमें इजी लगने लगेगा और कोई क्वेश्चन हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। लेकिन मैं आपको कह रहा हूं, बेसिक क्वेश्चन हमेशा हमें यही दिखेगा, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी। तो मैं आपको अभी ये सिखाने वाला हूं, हाउ टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी। आइए हम समझते हैं, बहुत ध्यान से स्टेप बाय स्टेप हम समझते हैं। जैसे मैं आपके सामने एक पूरी की पूरी सिचुएशन रखता हूं और फिर मैं आपको सिखाऊंगा उसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकाली जाती है, उसके होने की चांस कैसे निकाली जाती है, दैट आई विल टेल यू। सबसे पहले मैं एक सिचुएशन रखता हूं। जैसे देखिए, एक सिचुएशन है, आप भी मेरे साथ लिखते जाएंगे। अ कॉइन इज टॉस्ड। आप जानते हैं कॉइन यानी सिक्का, और कॉइन में दो साइड्स होती है, वन इज हेड्स एंड वन इज टेल्स। हेड्स एंड टेल्स, दीज आर द टू साइड्स। तो मैंने यहां पर लिखा अ कॉइन इज टॉस्ड, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी। यानी मेरे से पूछा जा रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट हेड्स कम। हमने एक कॉइन को उछाला, उछालने के बाद में जब वो सिक्का गिरा, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि हेड्स गिरे, टेल्स ना गिरे। यानी हमें सामने हेड्स दिखना चाहिए, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है, ये हमसे पूछा जा रहा है। अब देखिए, ये हमारे सामने क्वेश्चन है, ये एक सिचुएशन है हमारे सामने। मैं आपको अभी सिखाने वाला हूं धीरे धीरे करके, स्टेप बाय स्टेप, कि हाउ टू कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी। उसके कई सारे स्टेप्स होते हैं, हम बड़े गौर से सुनेंगे हर स्टेप को। देखिए, सबसे पहली चीज आपको सबसे पहला काम यहां पर यह करना होगा, आपको पहचानना होगा कि यहां पर कौन सा एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। व्हाट इज द एक्सपेरिमेंट कंडक्टेड हेयर, क्या एक्सपेरिमेंट है। अब आप बोलेंगे सर एक्सपेरिमेंट क्या होता है, तो मैं देखिए आपको कुछ एग्जाम्पल से बताऊंगा कि एक्सपेरिमेंट किसको कहा जाता है। जैसे सिक्का उछालना एक एक्सपेरिमेंट है, राइट। उस एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स क्या क्या आ सकते हैं, या तो हेड्स या टेल्स, लेकिन ये तो इसके रिजल्ट्स हो गए। तो अगर मेरे से कोई पूछे भाई एक्सपेरिमेंट क्या है, मैं बोलूंगा सिक्का उछालना एक एक्सपेरिमेंट है। मैं इधर लिखता चलता हूं कुछ एक्सपेरिमेंट्स के नाम। तो जैसे मैंने आपको सबसे पहले बताया, टॉसिंग अ कॉइन, एक सिक्का उछालना, दिस इज अ एक्सपेरिमेंट। अच्छा, और मैं आपको एक्सपेरिमेंट बताता हूं। एक डाइस है, यानी पासा, आपको पता है लूडो सांप सीढ़ी जिससे खेलते हैं, पासा, उसको इंग्लिश में कहते हैं डाइस। एक डाइस को रोल करना, इसको भी हम एक एक्सपेरिमेंट कह सकते हैं, राइट। तो एक्सपेरिमेंट के और एग्जांपल्स मैं आपको देता हूं। रोलिंग अ डाइस, रोलिंग अ डाइस। अच्छा, आपको ध्यान होगा, डाइस जब भी रोल की जाती है तो उसके रिजल्ट में हमें कितने रिजल्ट्स नजर आते हैं, कितने आउटकम्स नजर आते हैं। आपको ध्यान होगा, एक नॉर्मल डाइस में 6 अलग अलग नंबर्स होते हैं, 1 या 2 या 3 या 4 या 5 या 6। तो जिस तरह कॉइन के केस में देयर वर 2 आउटकम्स, आउटकम्स किसको कहते हैं हम, रिजल्ट्स को। तो कॉइन उछालते हैं तो दो में से कोई रिजल्ट निकलता है, या तो हेड्स या टेल्स। उसी तरह डाइस रोल की जाती है तो हमें मिलते हैं
6 तरह के आउटकम्स, 6 में से कोई भी आउटकम हमें मिल सकता है, राइट, ठीक है। और मैं आपको एक्सपेरिमेंट बताता हूँ। मान लीजिए हम ये एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, हमारे पास एक बॉक्स है, उस बॉक्स में सपोज 2 अलग अलग कलर्स की बॉल्स पड़ी हुई है, लेट्स से वाइट एंड ब्लू कलर की बॉल्स पड़ी है, और हम क्या कर रहे हैं, इस बॉक्स में से एक बॉल निकालना चाहते हैं। तो मैं कह सकता हूं ड्रॉइंग अ बॉल फ्रॉम अ बॉक्स, एक बॉक्स में से एक बॉल को ड्रॉ करना यानी उठाना, यह भी एक तरह का एक्सपेरिमेंट है। अच्छा, अब बात आती है, जब मैं एक 10 बॉल से भरा हुआ डिब्बा सामने रखता हूं, मेरे पास एक बॉक्स है जिसमें 10 बॉल्स है, कोई भी कलर की हो सकती है वो, तो आई हैव 10 बॉल्स इन फ्रंट ऑफ मी, मैं उनमें से एक बॉल उठाता हूं। अब आप बताइए, वो जो एक बॉल है वो कितने अलग अलग तरीकों से निकल सकती है, या मैं ये बोलूं कि मैं जो एक बॉल उठा रहा हूं, इस एक्सपेरिमेंट के कितने अलग अलग रिजल्ट आ सकते हैं, कितने अलग अलग आउटकम्स आ सकते हैं। आप बोलेंगे सर सिंपल बात है, या तो पहली बॉल उठेगी, या सेकंड बॉल उठेगी, या थर्ड, या फोर्थ, या फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट, नाइन, 10th, इन 10 में से कोई सी भी बॉल उठ सकती है। मतलब कुल मिला के हमारे पास में 10 आउटकम्स है, 10 रिजल्ट्स हमारे पास निकल सकते हैं। अच्छा बताइए, अगर मैं आपको बोलूं इस बॉक्स में 20 बॉल्स है, 20 बॉल्स, तब आप बताइए कितने नंबर ऑफ रिजल्ट्स हमारे सामने आ सकते हैं। आप बोलेंगे सर जितनी बॉल्स है उतने रिजल्ट्स आ सकते हैं, अगर 30 बॉल्स है तो 30 अलग अलग रिजल्ट आ सकते हैं। सही बात है ना। कहने का मतलब है इसके कितने आउटकम्स आ सकते हैं वो डिपेंड करेगा कितनी बॉल्स है। ठीक बात है। तो देखिए मैंने आपको अभी तक 3 एग्जाम्पल दिए एक्सपेरिमेंट्स के, चलिए मैं एक और आपको एग्जाम्पल देता हूं। ये कुछ कॉमन मैं आपको एग्जाम्पल्स दे रहा हूं, बाकी तो फिर और भी बहुत सारे हो सकते हैं। मैं आपको एक और एग्जाम्पल देता हूं। हमारे सामने ताश के पत्ते हैं जिसको कहते हैं पैक ऑफ कार्ड्स। मैं लिखता हूं पैक ऑफ कार्ड्स। ताश के पत्तों का जो पैक होता है, टोटल उसमें जो काम के पत्ते होते हैं वो 52 होते हैं, अगर आपको पता हो तो। जोकर के अलावा जो काम के पत्ते होते हैं वो 52 होते हैं। मैं ये चाहता हूं उनमें से मैं एक पत्ता उठा लूं। अब वो कोई सा भी पत्ता उठ सकता है, तो मैं ये कह सकता हूं ड्रॉइंग अ कार्ड, एक कार्ड मैं उठा रहा हूं फ्रॉम अ पैक ऑफ कार्ड्स। जो 52 ताश के पत्ते होते हैं उसमें से मैं एक कार्ड को उठा रहा हूं, यह भी एक तरह का एक्सपेरिमेंट है। समझ में आ रहा है आपको, ये सारे अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। अब मैं आपसे फिर से पूछता हूं, बताइए अगर मैंने इन 52 पत्तों में से कोई एक पत्ता उठाया तो कितने अलग अलग आउटकम्स मुझे मिल सकते हैं, कितने अलग अलग तरह के रिजल्ट्स मेरे सामने आ सकते हैं। आप बोलेंगे सर जितने पत्ते उतने रिजल्ट्स, तो 52 कार्ड्स है तो देयर कैन बी 52 रिजल्ट्स। सिंपल बात है। इसके कितने आउटकम्स हो सकते हैं, 52 आउटकम्स। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि मैं एक्सपेरिमेंट किसको कह रहा हूं। लेकिन अभी आपके मन में एक डाउट होगा कि सर हम इस एक्सपेरिमेंट का करना क्या चाहते हैं। आपने हमें ये तो बता दिया कि एक्सपेरिमेंट किसको कहा जा रहा है, जैसे कि एक सिक्का उछालना, एक डाइस को रोल करना, बॉक्स में से बॉल उठाना, ये अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट्स आपने बताए। लेकिन हमें करना क्या है इस एक्सपेरिमेंट को जानकर, हमें करना क्या है। तो देखिए मैं आपको क्या कहना चाहता हूं, हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना सीख रहे हैं। आपको ये ध्यान में रहना चाहिए, व्हाट वी आर डूइंग, वी आर ट्राइंग टू कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी। लेकिन वो प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने के कुछ स्टेप्स हमें लेने पड़ते हैं। उनमें से सबसे पहला स्टेप क्या है, सबसे पहला स्टेप क्या है कि हमें सबसे पहले ये पहचानना पड़ेगा, हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन सा एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है क्वेश्चन में। चलिए हम अपने सामने यही क्वेश्चन को फिर से लेते हैं। ये हमारे सामने क्वेश्चन है। आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन को पढ़ के क्या एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, क्या है एक्सपेरिमेंट। आप शायद समझ गए होंगे, बहुत सिंपल सा है। कॉइन को टॉस करना ही एक एक्सपेरिमेंट हो रहा है यहां पर। तो दिस इज द एक्सपेरिमेंट, वी कैन से दिस इज द एक्सपेरिमेंट। ठीक है, चलिए अब आपको समझ में आ गया होगा एक्सपेरिमेंट हम किसको कह रहे हैं। और आगे बढ़ते हैं।
मैं आपको अब एक टर्म और समझाना चाहता हूं। आपने एक्सपेरिमेंट तो समझ लिया, लिख भी लिया होगा। अब मैं आपको एक टर्म और भी समझाना चाहता हूं, रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट, देखिए एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट पता कर पाना पॉसिबल नहीं है, जिसका रिजल्ट क्या आ सकता है उसे प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। जैसे कि मान लीजिए ये सारे के सारे मैंने आपको जो एक्सपेरिमेंट्स बताए हैं, आप देखेंगे उनका रिजल्ट हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, हम पहचान नहीं सकते हैं। सपोज करिए कि मैं अभी आपको कोई भी एक एग्जांपल ले लेता हूं, इनमें से 52 कार्ड्स में से मैं एक पत्ता उठाना चाहता हूं। मैं कैसे उठाता हूं? मेरे पास में सारे के सारे प्रॉपर 52 कार्ड्स पड़े हैं, मैं आंख बंद करके उनमें से एक कार्ड उठा लेता हूं। बताइए, अगर मैंने आंख बंद करके एक कार्ड उठाया तो क्या मुझे पता है कि कौन सा कार्ड उठने वाला है? नहीं। अगर मैंने ईमानदारी से बिना जानते हुए कोई से भी पत्ते पर हाथ लगा लिया तो मैं बिल्कुल नहीं प्रिडिक्ट कर सकता कि कौन सा पत्ता उठने वाला है। तो इसी को क्या कहते हैं हम? रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो मैं कह सकता हूं कि यदि हमने बिल्कुल ईमानदारी से पत्ता उठाया होगा तो एक तरह से वो होगा रैंडम एक्सपेरिमेंट। लेकिन अगर मान लीजिए मुझे पता है कि इस तरफ में सारे रेड वाले कार्ड्स पड़े हैं, आपको पता है ताश के पत्तों में ब्लैक कार्ड्स और रेड कार्ड्स, दो अलग अलग कलर के कार्ड्स होते हैं। खैर हम इसका भी डिस्कशन बाद में करेंगे क्योंकि उस पर हमारे क्वेश्चंस आते हैं। तो मेरे को अगर पता है इस तरफ में सारे रेड वाले कार्ड्स पड़े हैं, ये बात मुझे पता है, और मैं भी चाहता हूं रेड कार्ड ही उठे, तो बताइए अब अगर मैंने उनमें से कोई एक पत्ता उठाया तो क्या मैं यहां पे रैंडम एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं? नहीं, ये रैंडम नहीं है, क्योंकि मुझे पता है इसका रिजल्ट क्या होने वाला है, मुझे पता है ये रेड ही उठेगा। तो दिस टाइम आई कांट से दिस इज रैंडम एक्सपेरिमेंट। ये सिंपल एक एक्सपेरिमेंट जरूर है, बट दिस इज नॉट अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। आप समझ रहे होंगे रैंडम किसको कह रहे हैं। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। चलिए मैं एक बार शॉर्ट में लिख भी देता हूं रैंडम एक्सपेरिमेंट का मैंने क्या मतलब बताया। हुज रिजल्ट कांट बी प्रिडिक्टेड, जिसका रिजल्ट प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता है, दैट इज कॉल्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है, अब और आगे बढ़ते हैं। हम आते हैं अब सेकंड स्टेप पर। दिस वाज द फर्स्ट स्टेप सो फार। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं सेकंड स्टेप क्या है। जैसे ही मैंने पहचाना क्वेश्चन को पढ़ के कि कौन सा एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, तो अब मैंने जैसे ही पहचान लिया एक्सपेरिमेंट को, तो मेरे को नेक्स्ट दिमाग ये चलाना पड़ेगा, मुझे नेक्स्ट दिमाग ये चलाना पड़ेगा कि इस एक्सपेरिमेंट के करने से कितने रिजल्ट्स निकल सकते हैं, कितने पॉसिबल आउटकम्स निकल सकते हैं। तो मैं आपको सेकंड स्टेप यहां पर लिख कर देता हूं। आइडेंटिफाई द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, आउटकम्स का मतलब क्या होता है? रिजल्ट्स। आइडेंटिफाई द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट। अब हमें नेक्स्ट ये पहचानना पड़ेगा इसके कितने रिजल्ट्स निकल सकते हैं। वैसे तो देखिए मैंने आपको ये वाला स्टेप बता भी दिया, जैसे अगर सिक्का उछाला तो दो पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं, हेड्स या टेल्स। तो ये बात हमें तुरंत दिमाग में आनी चाहिए। बात ये है, डाइस अगर हमने रोल की, देयर कैन बी 6 पॉसिबल आउटकम्स। 10 बॉल्स में से हमने एक बॉल उठाने का एक्सपेरिमेंट किया तो देयर कैन बी 10 पॉसिबल आउटकम्स। इसी तरह से अगर हमने एक 52 कार्ड्स के पैक में से एक कार्ड उठाया तो टोटल कितने आउटकम्स हो सकते हैं? 52 आउटकम्स हो सकते हैं। तो यही है सेकंड स्टेप जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। ये वाला स्टेप इतना मुश्किल नहीं होता है, लेकिन अब जितना आसान आपको लग रहा है उतना आसान भी नहीं रहेगा ये, क्योंकि देखिए अभी तो मैंने आपको बहुत सिंपल सिंपल से एक्सपेरिमेंट्स बताए हैं। मैं इन्हीं एक्सपेरिमेंट्स को थोड़ा और डिफिकल्ट बना के आपको बता सकता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं अभी मैं आपको डिफिकल्ट लेवल पर एकदम से लेकर नहीं जाऊं, हम पे बिल्कुल बिगिनर्स लेवल से स्टार्ट करें, राइट? तो इसलिए मैं आपको अभी डिफिकल्ट लेवल पर नहीं लेकर आ रहा हूं, लेकिन मैं आपको बताता हूं सेकंड स्टेप भी कई बार निकालना थोड़ा सा दिमाग लगाने का काम हो जाता है। मुश्किल तो नहीं होता, लेकिन उसमें हमें दिमाग लगाना पड़ता है। तो अभी तो आपको स्टेप्स याद करते जाना है और हम फिर कुछ बहुत बेसिक क्वेश्चंस करके
इन स्टेप्स को अप्लाई करेंगे, जिससे आपको एक आइडिया आ जाए कि प्रोबेबिलिटी निकालते कैसे हैं, राइट? ठीक है, चलिए। अब जैसे ही मुझे पता चल गया टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, तो मैं अब आपको यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म समझाता हूं। सबसे पहले आप सुनेंगे मेरी बात ध्यान से, मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म बता रहा हूं यहां पर, वो है इवेंट। नाउ व्हाट इज एन इवेंट? हम अब इसको समझते हैं, इवेंट किसको कहते हैं। देखिए, आपको आउटकम वर्ड का तो मतलब क्लियर हो गया होगा। आउटकम मींस रिजल्ट्स, तो आपके दिमाग में तुरंत आ जाता है। सपोज मैं अभी बात कर रहा हूं रोलिंग अ डाइस, हम एक डाइस को रोल कर रहे हैं। आप फटाफट मुझे बताइए क्या क्या आउटकम्स आ सकते हैं। जवाब बड़ा आसान है, या तो 1 आएगा, या 2 आएगा, या 3 आएगा, या 4 आएगा, या 5 आएगा, या 6 आएगा। बताइए ये सब क्या है? ये सब मैंने लिख दिए हैं आउटकम्स ऑफ रोलिंग अ डाइस, मैंने सारे लिख दिए आउटकम्स। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं इवेंट किसको कहते हैं। इन आउटकम्स से ही मैं अलग अलग इवेंट बनाता हूं। कैसे? जैसे सपोज मैंने इन आउटकम्स में से एक इवेंट बनाया। क्या इवेंट बनाया? कि डाइस रोल करने पर 1 आना चाहिए, तो 1 आना चाहिए, ये एक तरह से इवेंट हो गया। दिस इज एन इवेंट, ये एक इवेंट मैंने बना दिया। अच्छा, और मैं बनाता हूं, मैं एक और इवेंट बनाता हूं कि 2 आना चाहिए, एक और इवेंट बनाता हूं 3 आना चाहिए, एक और इवेंट बनाता हूं 4 आना चाहिए, 5 आना चाहिए, 6 आना चाहिए। देखिए, मैंने 6 अलग अलग इवेंट्स बना दिए। ये इवेंट होता क्या है? इन आउटकम्स में से ही हम छोटे छोटे टुकड़े करके इससे इवेंट्स बना देते हैं, घटनाएं बना देते हैं। जैसे अब ये घटना हो गई। क्या घटना हो गई? कि एक डाइस को रोल किया गया, ये तो एक्सपेरिमेंट है, और रोल करने पर अब घटना क्या हो रही है? घटना में क्या बताई जा रही है? हमें ये इवेंट बताया जा रहा है कि डाइस रोल करने पर 2 आना चाहिए। दिस इज एन इवेंट। और अब मेरे से पूछा क्या जाता है, देखिए क्वेश्चन किस तरह बनता है। अब मेरे से पूछा जाता है 2 आना चाहिए, इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ। कितनी प्रोबेबिलिटी है कि 2 आएगा, कितनी चांस है कि 2 आएगा। तो आप समझ रहे हैं ना, मुझे सबसे पहले एक एक्सपेरिमेंट बताया गया। क्या था एक्सपेरिमेंट? रोलिंग अ डाइस। फिर मेरे दिमाग में आया यार उसके कितने आउटकम्स हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं। अब क्वेश्चन ने मुझे पूछा क्या? क्वेश्चन ने मेरे को पूछा कि हमें इस बात की प्रोबेबिलिटी आप निकाल के बताओ कि रिजल्ट में 2 निकलना चाहिए। तो मैं क्या कहूंगा, ये जो 2 आने की बात इन्होंने बोली, यही हमें एक इवेंट बताया जा रहा है, यही हमें घटना बताई जा रही है जिसकी हमें प्रोबेबिलिटी पूछी गई है। तो आप इवेंट समझ रहे हैं ना मैं किसको कह रहा हूं। जरूर जो आउटकम्स आने वाले हैं उनमें से ही किसी आउटकम को लेकर हमने एक घटना बना दी, एक इवेंट बना दिया। चलिए मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं अभी इस इवेंट वाली बात का। मैच हुआ, लेट्स से इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच में मैच हुआ, क्रिकेट मैच हुआ। अब देखिए, मैच होना एक एक्सपेरिमेंट है, समझ जाइए। अब यहां पर एक्सपेरिमेंट क्या है? मैच होना इज द एक्सपेरिमेंट। फिर क्वेश्चन मेरे से पूछा जाता है कितनी प्रोबेबिलिटी है कि इंडिया इस मैच को जीतेगी। अब आप सोचिए, मैंने सबसे पहले इस क्वेश्चन में पहचाना यार एक्सपेरिमेंट क्या हो रहा है, तो मुझे पता चला एक्सपेरिमेंट हो रहा है मैच होना बिटवीन इंडिया एंड साउथ अफ्रीका। मैच होना इज एन एक्सपेरिमेंट। फिर मेरे दिमाग में आया यार इसके क्या क्या आउटकम्स हो सकते हैं। तो आउटकम्स की मैं लिस्ट बनाता हूं। या तो इंडिया मैच जीतेगी, ये पहला आउटकम हुआ, या इंडिया मैच हारेगी, ये दूसरा आउटकम हुआ, या मैच टाई हो जाएगा। ठीक है, और अगर टेस्ट मैच की बात करूं तो मैं बोलूंगा ड्रॉ हो जाएगा। वनडे या 2020 की बात करूं तो मैं बोलूंगा टाई हो जाएगा। तो मैंने सबसे पहले मेरे सामने आउटकम्स रखे जो कि मेरे पास आए 3। इंडिया का मैच जीतना, इंडिया का मैच हारना, और मैच का टाई या ड्रॉ हो जाना। राइट, ठीक है। अब मैंने पहचाना कि यार ये मेरे को कौन से इवेंट की प्रोबेबिलिटी पूछ रहे हैं, कौन से इवेंट की। अब देखिए, इवेंट में यहां पर अलग अलग बना सकता हूं 3। क्या क्या इवेंट बना सकता हूं? पहला इवेंट मैं बना सकता हूं कि इंडिया मैच जीते, दिस इज फर्स्ट इवेंट। सेकेंड इवेंट,
इंडिया मैच हारे, थर्ड इवेंट टाई या ड्रॉ हो जाए, देखिए मैंने आउटकम से ही क्या बना दिए, इवेंट्स बना दिए, लेकिन क्वेश्चन मेरे से किस इवेंट की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है बताइए। वो मेरे से इस बात की प्रोबेबिलिटी पूछना चाह रहा है कि इंडिया मैच जीतनी चाहिए, ये है मेरे लिए इवेंट। तो इवेंट्स तो बहुत सारे बन सकते हैं। चलिए फिर से हम यहीं पे डाइस वाले एग्जांपल पर आते हैं। मैंने आपको अब तक इसके 6 इवेंट्स बना के बता दिए। क्या कोई और भी इवेंट बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। मैं एक इवेंट इस तरह भी बना सकता हूं कि 1 या 2 में से कोई ना कोई नंबर आना चाहिए, और देखिए आप 2 या 3 में से कोई ना कोई नंबर आना चाहिए। भाई हमने डाइस को उछाला है, मैंने इवेंट ये बनाया इस बार कि या तो 2 या 3 में से कोई ना कोई नंबर आना चाहिए। बताइए मैं और भी बना सकता हूँ ना इस तरह से, 3 या 4 आना चाहिए, 4 या 5 आना चाहिए, 5 या 6 आना चाहिए, और 1 या 3 आना चाहिए, 1 या 4 आना चाहिए, 1 या 5, 1 या 6। आप सोचिए ऐसे कितने इवेंट्स में बना सकता हूँ, शायद हमारे लिए अभी गिनने में टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा वो। अच्छा और बताइए, मैं ऐसा भी इवेंट बना सकता हूं कि 1, 2 या 3 में से कोई ना कोई नंबर आना चाहिए, 1, 2, 3, 4 में से कोई ना कोई नंबर आना चाहिए। सही बात है ना, कितने वैरायटी के इवेंट्स में बना सकता हूं। मतलब मैं इन आउटकम्स में से चाहे एक सिंगल 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 आउटकम का इवेंट बनाऊं। जैसे आप देख रहे हैं ये सारे तो सिंगल वाले हैं, ये जो मैंने 6 बनाए शुरू के, ये तो सारे सिंगल सिंगल आउटकम से बनाए, और फिर मैंने जो इसके बाद में स्टार्ट किए ये सारे 2-2 आउटकम्स को जोड़ करके मैंने इवेंट बनाया। मैं हो सकता है 3-3 आउटकम्स से बना दूं इवेंट, 4 से बना दूं, 5 से बना दूं। समझ में आ रहा है आपको? मैं ऐसे अलग अलग इवेंट्स बना सकता हूं अलग अलग तरीकों से। अच्छा और आप वैरायटी सुनिए जरा, देखिए मैं और किस किस तरह से इवेंट बना सकता हूं। ध्यान से आप देखेंगे और किस किस तरह से इवेंट बन सकते हैं। मैं इवेंट ऐसा भी बना सकता हूं कि ऑड नंबर आना चाहिए। हमने जो डाइस उछाली है उसके रिजल्ट में क्या आना चाहिए, कोई ना कोई ऑड नंबर। और बताइए ऑड नंबर मतलब कितने होंगे यहाँ पे, या तो 1 या 3 या 5, मतलब 3 में से मैं कोई ना कोई नंबर लाना चाहता हूं, 1 या 3 या 5। तो हो सकता है मैं इस तरह का इवेंट बना लूं। अच्छा और इसी तरह से इवन नंबर आना चाहिए। अब आपको पता होना चाहिए ऑड नंबर क्या होता है, इवन नंबर क्या होता है, ये सब आपको क्लियर होना चाहिए क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस बहुत मिलेंगे आपको इस चैप्टर में। इवन नंबर मतलब जो 2 से डिवाइड हो सकते हैं, और ऑड नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं हो सकते हैं। ठीक है, ओके बता दीजिए फटाफट से, इस मेरे एग्जांपल में ऑड नंबर कितने होंगे, 1, 3, 5, और इवन नंबर्स कौन कौन से होंगे, 2, 4, 6, राइट। ठीक है, अच्छा और आगे बढ़ते हैं, और मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूं। प्राइम नंबर आना चाहिए, इस तरह का भी क्वेश्चन आ जाता है कि हमने जो डाइस रोल की है उसके रिजल्ट में प्राइम नंबर आना चाहिए, प्राइम नंबर। तो आपको ध्यान है प्राइम नंबर किसको कहते हैं, बताइए प्राइम नंबर किसको कहते हैं। एक ऐसा नंबर जो या तो खुद से डिवाइड होता है और या तो सीधे 1 से ही डिवाइड होता है, किसी और से नहीं। जैसे एग्जांपल 7, 7 जो है वो या तो 7 से ही डिवाइड होगा या तो 1 से डिवाइड होगा, इसके अलावा और किसी से नहीं होता, तो इसको हम कहते हैं प्राइम नंबर। तो जैसे प्राइम नंबर में डाइस में कितने कितने प्राइम नंबर आ सकते हैं, कौन कौन से प्राइम नंबर्स हैं। तो देखिए सबसे पहला प्राइम नंबर होता है 2, क्योंकि 2 या तो खुद से डिवाइड होगा या 1 से। और आगे बढ़े तो 3 भी एक प्राइम नंबर है, और आगे बढ़े तो 5 भी एक प्राइम नंबर है। तो बताइए प्राइम नंबर में मैंने आपको क्या क्या बता दिए, 6 में से 2, 3 एंड 5, दीज आर द प्राइम नंबर्स। अब मैं आपको यहीं पे क्लियर कर रहा हूं, आपको इस बात को लिख लेना है, अच्छे से ध्यान रखना है कि पहली बात तो मैं आपको ये बताता हूं, प्राइम नंबर का ऑपोजिट होता है कॉम्पोजिट नंबर। प्राइम नंबर का ऑपोजिट होता है कॉम्पोजिट नंबर। तो मैं आपसे अगर ये पूछूं कि कॉम्पोजिट नंबर कौन कौन से है, तो आप बोलेंगे सर जो प्राइम नंबर नहीं है वही कॉम्पोजिट नंबर है। जैसे कि 4 इज अ कॉम्पोजिट नंबर, क्योंकि 4 जो है वो 4 के और 1 के अलावा भी किसी नंबर से डिवाइड हो सकता है। सही बात है ना, 4 तो 2 से भी डिवाइड होता है, तो बस हम उसको प्राइम नंबर नहीं कह सकते हैं, सो इट कैन बी कॉल्ड अ कॉम्पोजिट नंबर। इसी तरह 6
बताइए 6 क्या है, कॉम्पोजिट है या प्राइम नंबर है? बताइए 6 खुद से और 1 से डिवाइड होता है, इसके अलावा भी किसी से होता है क्या डिवाइड? हम बोलेंगे बिल्कुल, 6 तो 3 से भी डिवाइड होता है, 2 से भी डिवाइड होता है, तो इसका मतलब ये प्राइम नंबर नहीं है। तो फिर ये क्या है? ये कॉम्पोजिट नंबर है। अब रह गया 1। अब बेचारे 1 को मैंने क्यों छोड़ा? वो कहीं का भी नहीं है क्या? तो आपको ध्यान रखना है 1 कहीं का भी नहीं है। 1 को न तो प्राइम नंबर मानते हैं और न कॉम्पोजिट नंबर मानते हैं। मैं इधर लिख देता हूं 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट, वो दोनों ही नहीं है। ठीक है, तो मैंने आपको यहां पे ये भी बता दिया कि प्राइम नंबर और कॉम्पोजिट नंबर किस किस को कहते हैं। मैंने देखी ये भी एक इवेंट बना सकता हूं मैं। तो इवेंट देखिए कितने अलग अलग तरीके से बन सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं और मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूं। और देखिए आप किस तरह से इवेंट बना रहा हूं मैं। हो सकता है मैं इवेंट इस तरह बना दूं कि डाइस उछालने पर, डाइस रोल करने पर जो नंबर आए वो मोर देन 3 आना चाहिए, मोर देन 3। बताइए अगर मैं कह रहा हूं मोर देन 3, तो मोर देन 3 में क्या क्या आएंगे? या तो 4 या 5 या 6। बताइए मोर देन 3 में 3 भी आएगा क्या? नहीं, 3 से ज्यादा चाहिए ना मुझे। मोर देन 3 मतलब 3 से ज्यादा। अच्छा, अगर मैं इसकी जगह कहता हूं एटलीस्ट 3, जो नंबर आ रहा है वो क्या होना चाहिए? एटलीस्ट 3, यानी कम से कम वो 3 होना चाहिए। कम से कम क्या होना चाहिए? 3। तो बताइए एटलीस्ट का मतलब क्या हुआ? कम से कम 3। तो कम से कम 3 में क्या क्या आ जाएगा? इसमें 3 भी आ जाएगा, 4 भी आ जाएगा, 5 भी आ जाएगा, 6 भी आ जाएगा। तो कम से कम 3 मतलब 3 भी हो सकता है, इससे ज़्यादा बड़ा नंबर भी हो सकता है। आपको लैंग्वेज समझनी पड़ेगी, कहीं आप एटलीस्ट 3 में कंफ्यूज ना हो जाए कि यार एटलीस्ट 3 का मतलब क्या हुआ। कई स्टूडेंट्स एटलीस्ट 3 में 4 5 6 ही लिख के आ जाते हैं सिर्फ। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा एटलीस्ट का मतलब है कम से कम 3, तो उसमें 3 भी आ गया। चलिए अब और मैं केस आपको बताता हूं। कई बार क्वेश्चन आ जाता है लेस देन 3। बताइए लेस देन 3 में क्या क्या आ जाएगा? क्या 3 आएगा क्या इसमें? नहीं, 3 से कम नंबर चाहिए, 3 से कम। तो 3 से कम तो क्या होगा? या तो 1 या 2, दैट्स ऑल। और उसकी जगह अगर मैं लिख देता हूं एट मोस्ट 3, एट मोस्ट 3, तो एट मोस्ट का मतलब क्या होता है? एट मोस्ट का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा 3। जैसे एटलीस्ट कम से कम, वैसे एटमोस्ट ज्यादा से ज्यादा। तो बताइए अगर मैं कह रहा हूं ज्यादा से ज्यादा 3 आना चाहिए, तो मतलब उसमें 3 भी तो कवर होगा ना। ज्यादा से ज्यादा 3 आना चाहिए तो उसमें 3 भी कवर होगा। तो उस सिचुएशन में 1 2 3 तीनों नंबर आ जाएंगे। समझ में आ रही आपको सारी लैंग्वेज? ओके, अगर मैं कहता हूं अप टू 3, अप टू 3, तो देखिए अप टू 3 भी वही बात होती है। अप टू 3 का मतलब भी वही होता है। आप कह ले एटमोस्ट 3 यानी ज्यादा से ज्यादा 3, और अप टू 3 का मतलब भी वही हो गया, यानी 3 तक। तो उसके भी रिजल्ट में वही 3 नंबर आएंगे, 1 2 3। ठीक है, ये सारी लैंग्वेज आपको क्लियर हो गई अच्छे से? चलिए ठीक है। तो ये मैंने आपको सोचिए एक ही एक्सपेरिमेंट किया, और वो छोटा सा एक्सपेरिमेंट था, केवल एक डाइस उछालना। इस इतने से एक्सपेरिमेंट से कितने वैरायटी इवेंट्स बना के बता दिए। अब देखिए ये जो मैंने आपको इतने सारे इवेंट्स बताए हैं, मैंने आपको बताया इनमें से कुछ इवेंट्स तो मैंने शुरू में ऐसे लिखे थे जो केवल सिंगल आउटकम से मैंने बनाए थे। जैसे आप देख रहे हैं शुरू के 6 जो मैंने इवेंट्स बनाए हैं उसमें एक अकेला आउटकम कवर हो रहा है। जैसे 1 या 2 या अकेला 3 या अकेला 4 या अकेला 5 या अकेला 6। तो आप ध्यान से सुनेंगे, इन सारे के सारे इवेंट्स को हम क्या कहते हैं? इन्हें हम कहते हैं सिंपल इवेंट्स, या इन्हें एक और नाम से जाना जाता है एलिमेंट्री इवेंट्स। तो सिंपल या एलिमेंट्री इवेंट किसको कह रहे हैं? जिसमें केवल एक अकेला आउटकम आता है, उसको हम क्या कहते हैं? सिंपल या एलिमेंट्री इवेंट। अच्छा, जबकि जिसमें एक से ज्यादा आउटकम्स आ सकते हैं, जिसमें एक से ज्यादा आ सकते हैं। अब आप सोचिए ये जितने भी आपको बाद में दिख रहे हैं ये सारे एक से ज्यादा आउटकम वाले हैं, सारे
और आगे मैं बढ़ूँ तो यहाँ तक जितने भी है ये सारे एक से ज़्यादा आउटकम वाले हैं। तो इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम कहते हैं कंपाउंड इवेंट्स। इस तरह के इवेंट्स को हम कहते हैं कंपाउंड इवेंट्स। तो एक होता है सिंपल या एलिमेंट्री इवेंट जिसका एक अकेला आउटकम होता है, और एक ऐसे इवेंट भी होते हैं जिसमें एक से ज़्यादा आउटकम्स मिलके आते हैं। तो सच इवेंट्स आर कॉल्ड कंपाउंड इवेंट्स। ठीक है, यहां तक की बात आपको क्लियर हो गई? चलिए, अब तक हमने 2 स्टेप्स देखे। क्या क्या 2 स्टेप्स देखे? सबसे पहला स्टेप आप ये पहचानिए क्वेश्चन पढ़ के कि कौन सा एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। अच्छा, क्यों पहचाने हम एक्सपेरिमेंट को? क्योंकि जब हमें पता चलेगा कौन सा एक्सपेरिमेंट है तभी तो हमारा दिमाग चलेगा कि इसके क्या क्या आउटकम्स हो सकते हैं, कितने आउटकम्स हो सकते हैं। सही बात है? ठीक है। अब जैसे ही मैंने पहचान लिया इसके कितने आउटकम्स हो सकते हैं, तो उसके बाद मेरा फोकस इस बात पर होगा कि यार मेरे से कौन से इवेंट का प्रोबेबिलिटी पूछा जा रहा है। क्योंकि इवेंट तो हम बहुत सारे बना सकते हैं ना। आप अभी देखिए मैंने कितने सारे इवेंट बना दिए एक अकेले एक्सपेरिमेंट में से। लेकिन हमें क्या करना है? हमें देखना है क्वेश्चन को पढ़ के किस इवेंट का मेरे से प्रोबेबिलिटी पूछा जा रहा है। चलिए आइए, अब आप मुझे बताएंगे जो मैंने आपके सामने क्वेश्चन रखा था, रेड कलर में आपको दिख रहा है ऊपर ही ऊपर। तो आइए अब हम पहचानते हैं एक एक करके जो अब तक हमने सीखा। सबसे पहले आप मुझे इसमें देख के बताइए एक्सपेरिमेंट क्या है। आप बोलेंगे सर ये तो समझ में आई गया हमको, जो कॉइन को टॉस किया जा रहा है यही हमारे सामने एक्सपेरिमेंट हो रहा है। बिल्कुल सही है। दूसरी बात आती है कि अब हमें यह पहचानना है कि इस एक्सपेरिमेंट के कितने आउटकम्स हो सकते हैं। बताइए कितने नंबर ऑफ आउटकम्स होंगे? जवाब है इसके 2 आउटकम्स हो सकते हैं, या तो हेड्स या टेल्स, 2 आउटकम्स हो सकते हैं। राइट, ठीक है। अब मैंने आपको बोला इसके बाद आप ये पहचानिए। चलिए 1 मिनट आप जरा सोचे कि ये जो 2 आउटकम्स मैंने आपको बताए हेड्स या टेल्स, इससे मैं अगर इवेंट बनाना चाहूं तो क्या क्या इवेंट बन सकते हैं? पहला इवेंट ये बन सकता है कि हेड्स आए, दूसरा ये हो सकता है कि टेल्स आए, और ज्यादा से ज्यादा एक तीसरा इवेंट ये हो सकता है कि हेड्स या टेल्स में से कुछ भी आ जाए। ये भी तो एक इवेंट हो सकता है। तो 3 ही इवेंट हो सकते हैं और कोई नहीं हो सकता। ऐसा ही है। लेकिन मेरे से कौन से इवेंट की प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है? बताइए, मेरे से कौन से इवेंट की प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है? हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी मेरे से पूछी जा रही है। तो मैंने पहचान लिया ना कौन से इवेंट की प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है, ये हमने पहचान लिया। ठीक है, बस यही तक हमने अब तक सीखा है। अभी और आगे बहुत कुछ सीखना है। प्रोबेबिलिटी निकालने का तरीका हम देख रहे हैं, इसके आगे भी कई स्टेप्स होने वाले हैं, वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।